नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 12 अगस्त 2025 का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। आइए जल्दी से शुरू कर देते हैं। पहला करंट अफेयर पूछा गया है, हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना का समय सीमा बढ़ाकर के कर दिया है। उत्तर हो जाएगा हमारा 31 मार्च 2028 तक। पहले साथियों 31 मार्च 2026 को यह योजना समाप्त होने वाला था। कौन सा योजना? पीएम ई ड्राइव योजना। इसकी शुरुआत कब हुई? पूरा डिटेल देखिएगा, ध्यान से लिखते रहिएगा। 1 अक्टूबर 2024 को हमारे देश में पीएम ई ड्राइव योजना शुरू होती है, जिसका लक्ष्य था कि 31 मार्च 2026 तक सब्सिडी देकर के हमारे देशवासियों को इलेक्ट्रिकल व्हीकल प्रदान करना। अगर आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीद रहे हैं, 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया या बस ट्रक, तो गवर्नमेंट उसमें सब्सिडी देगी। वही योजना है साथियों, पीएम ई ड्राइव योजना। इसके तहत 2024 में 10,900 करोड़ रुपए भी आवंटन हुआ था। 10,900 करोड़ रुपए बजट में आवंटन हुआ और इस डेट को योजना शुरू हुआ और ये डेडलाइन था। ये डेडलाइन 2 साल बढ़ा दिया गया है, अब 31 मार्च 2028 तक है। लेकिन एक बात याद रख रहेंगे, दो पहिया और 3 पहिया वाहन जो होते हैं, 2 पहिया और 3 पहिया वाहन, इनका समय सीमा नहीं बढ़ा है, इनका समय सीमा समाप्त हो रहा है। सिर्फ बड़ी गाड़ियों में, 4 व्हीलर में, 6 व्हीलर में, 10 व्हीलर में साथियों यह 31 मार्च 2028 तक रहेगा और 2 पहिया 3 पहिया का डेडलाइन यही है, 31 मार्च 2026 ईस्वी तक। इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है? महत्वपूर्ण बात ये साथियों याद रखिएगा, 2 कारण हैं। एक तो पेट्रोल डीजल और गैस, इसको हमारे देश को आयात करना पड़ता है, हमको दुनिया से खरीदना पड़ता है। पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा हमारे देश में उत्पादन उसका नहीं होता है, कच्चा तेल का। हमारा बहुत ज्यादा धनराशि खर्च होता है इसको आयात करने में। दूसरी बात, यह प्रदूषक भी है, यह प्रदूषण फैलाते हैं पेट्रोल और डीजल। और इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर्यावरण के अनुकूल होता है, पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा। और वर्तमान में सबसे गंभीर चुनौती है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। तो देखिएगा, पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, 31 मार्च 2028। 2 पहिया 3 पहिया को छोड़ करके बाकी बड़े वाहनों के लिए इस योजना का समय सीमा बढ़ा दिया गया। अगर आपसे पूछ ले इसका फुल फॉर्म, पीएम ई ड्राइव योजना का फुल फॉर्म, तो पीएम से हो जाएगा प्रधानमंत्री, ई से हो जाएगा इलेक्ट्रिक, और ड्राइव से हो जाएगा ड्राइव रिवोल्यूशन, आई से हो जाएगा इनोवेटिव, और वी से हो जाएगा व्हीकल, और ई से हो जाएगा इनहेंसमेंट। लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। पीएम ई ड्राइव का फुल फॉर्म क्या है? तो पीएम से हो जाएगा प्रधानमंत्री, ई से इलेक्ट्रिक, और ड्राइव में DRIVE है, तो डी से हो जाएगा ड्राइव, आर से रिवोल्यूशन, इनोवेशन, व्हीकल, इनहेंसमेंट। ये फुल फॉर्म है। दूसरा करंट अफेयर पूछा गया है, किस सार्वजनिक कंपनी ने अपना पहला विदेशी रेल प्रोजेक्ट ऑर्डर प्राप्त किया है? उत्तर हो जाएगा BEML। BEML हमारे देश की PSU यूनिट है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, सरकारी कंपनी है। इसका गठन 1964 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय बंगलुरु में है। इसका फुल फॉर्म महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, BEML का फुल फॉर्म है। इसने अभी हाल ही में मलेशिया में साथियों, मलेशिया देश में रेल प्रोजेक्ट का ऑर्डर प्राप्त किया है। कौन से देश में प्राप्त किया है? तो मलेशिया देश में। कौन सी कंपनी है? भारत अर्थ मूवर लिमिटेड। कब स्थापित हुआ? 1964 में। मुख्यालय हेडक्वार्टर कहां पर इसका? बंगलुरु में है। तीसरा करंट अफेयर है, हाल ही में किस राज्य ने राज्य शिक्षा नीति जारी की? महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेट एजुकेशन पॉलिसी, आपको याद होगा 2020 में हमारे देश में 34 साल बाद NEP आता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति नई वाली आती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति नई कब आई? 2020 में। इससे पूर्व कब आया था? तो 1986 में। 1986 में हमारे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। उसके 34 साल बाद अगली यानी कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आती है। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिश किस समिति ने की थी?
तो कस्तूरी रंगन समिति, कस्तूरी रंगन समिति। कस्तूरी रंगन साहब कौन? तो कस्तूरी रंगन साहब इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे। इन्हीं की समिति की सिफारिश पर 2020 का राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया। इसमें कहा गया साथियों कि त्रिभाषा फार्मूला रहेगा, त्रिभाषा फार्मूला। यही त्रिभाषा फार्मूला को तमिलनाडु ने एक्सेप्ट नहीं किया, तमिलनाडु राज्य ने एक्सेप्ट नहीं किया और उसने अपने लिए अलग से स्टेट एजुकेशन पॉलिसी नीति जारी कर दी। यह विवाद भी साथियों सुप्रीम कोर्ट में चला था। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के पक्ष में डिसीजन दिया कि राज्य सरकार चाहे तो एनईपी को एक्सेप्ट करे या न करे, उनके विवेक पर निर्भर करता है। यही है साथियों, तमिलनाडु ने राज्य शिक्षा नीति लागू किया और उसमें इस त्रिभाषा फार्मूला को अस्वीकार कर दिया गया और द्विभाषा फार्मूला अपनाया है। द्विभाषा फार्मूला, द्विभाषा फार्मूला क्या है? एक तो अपने राज्य का भाषा तमिल भाषा एक्सेप्ट करेगा और दूसरे भाषा के रूप में वो अंग्रेजी को स्वीकार करेगा। किसी तीसरा भाषा मतलब हिंदी भाषा को अस्वीकार करेगा हाई स्कूल तक की पढ़ाई की अनिवार्यता के लिए। चौथा करंट अफेयर पूछा गया है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने पहले तिमाही में कितना रुपए शुद्ध लाभ दर्ज किया है? उत्तर हो जाएगा 44,218 करोड़ रुपए। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आया है आरबीआई का, उसमें बताया गया है कि जो सरकारी बैंक हैं, सार्वजनिक बैंक हैं, उन्होंने 2025 के पहले तिमाही में 44,218 करोड़ रुपए शुद्ध लाभ दर्ज किया है। प्रतिशत में अगर देखा जाए तो पिछले वर्ष की तुलना में 11% की वृद्धि को बताता है, सभी बैंकों का मिला करके। इन बैंकों में सबसे ज्यादा लाभ किसको मिला है? तो एसबीआई को। कितना? तो 19,160 करोड़ एसबीआई को लाभ हुआ है। वहीं पूछ दे कि प्रतिशत में सबसे ज्यादा किस बैंक को लाभ हुआ है, तो आप याद रखिएगा 76% सबसे ज्यादा ग्रोथ हुआ है इंडियन ओवरसीज बैंक का। इंडियन ओवरसीज बैंक जिसकी संपत्ति 1111 करोड़ रुपए बढ़ी है। प्रतिशत में अगर यही बात की जाए तो 76%। ये वैल्यू कम है लेकिन परसेंटेज इसका ज्यादा है। आप सभी जानते साथियों कि एसबीआई जो है हमारे देश का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है, इसलिए सबसे ज्यादा वैल्यू उसी का है और सबसे ज्यादा बेनिफिट भी उसी का हुआ है, 19,160 करोड़। सारे सार्वजनिक बैंकों का इतना हुआ है। प्रतिशत में सबसे ज्यादा किसका हुआ है? तो इंडियन ओवरसीज बैंक का हुआ है जो 76% दर्शाता है। और वैल्यू कितना बड़ा है, रुपया कितना बड़ा है? तो 1111। इन्हीं में एक बैंक है साथियों, पंजाब नेशनल बैंक है। इसकी 48% कमी आई है, इसकी वैल्यू में 48% की कमी दर्ज की गई है। इसमें ग्रोथ रेट पॉजिटिव नहीं हुआ, निगेटिव हुआ है। ये भी बात आप याद रखिएगा साथियों। पंजाब नेशनल बैंक के लाभ में कमी के कई रीजन हैं, आप कुछ बातें याद रखिएगा। जैसे मेहुल चौकसी और नीरव मोदी 17,000 करोड़ रुपए किस बैंक का लेकर के फ्रॉड किए थे? तो वो पंजाब नेशनल बैंक है। यहां पर एक शब्द आता है एलओयू, एलओयू याद रखिएगा, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग होता है एक। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, अगर कोई भी व्यक्ति या कंपनी 500 करोड़ रुपए से ज्यादा अगर ऋण लेना चाहती है, लोन लेना चाहती है, तो उसके लिए एक डॉक्यूमेंट अनिवार्य होता है, उसे बोलते हैं लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। यही लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के मिसयूज की वजह से पंजाब नेशनल बैंक का 17,000 करोड़ रुपया घोटाला हुआ था, पीएनबी घोटाला। पांचवा करंट अफेयर पूछा गया है, किस बैंक में कर्मचारियों की नौकरी छोड़ने की दर सबसे कम है? उत्तर हमारा हो जाएगा साथियों आईसीआईसीआई बैंक। एक रिपोर्ट जारी किया गया है बीआरएसआर, इस रिपोर्ट में बताया गया है आईसीआईसीआई बैंक के कर्मचारी सबसे कम नौकरी छोड़ते हैं हमारे देश में। देखिएगा बीआरएसआर रिपोर्ट में बताया गया है। इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है परीक्षा में आपसे, तो ध्यान रखिएगा। बिजनेस, बिजनेस, आर से रिस्पॉन्सिबिलिटी, 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 और एस से हो जाएगा सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी यहां लिख देते हैं सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। बीआरएसआर का फुल फॉर्म है बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। इसी ने बताया है कि आईसीआईसीआई बैंक के कर्मचारी सबसे कम नौकरी छोड़ते हैं। छठा करंट अफेयर पूछा गया है, महाराष्ट्र राज्य ने बौद्धिक विकलांग बच्चों के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? याद रखिएगा, महाराष्ट्र राज्य ने बौद्धिक विकलांग बच्चों के समावेशी विकास के लिए, समावेशी विकास के लिए
दिशा अभियान की शुरुआत की। दिशा अभियान का शुरुआत किसके द्वारा किया गया? महाराष्ट्र राज्य के द्वारा किया गया। किस चीज के लिए? तो बौद्धिक विकलांग या मानसिक विकलांग जो बच्चे होते हैं उनका समावेशी विकास करने के लिए। इसके लिए एक पाठ्यक्रम भी तैयार किया गया, एक सिलेबस भी तैयार किया गया। पूछ देगा यह सिलेबस किसने तैयार किया है? याद रखिएगा, जय वकील फाउंडेशन है। जय वकील फाउंडेशन ये एक एनजीओ है, इसने समावेशी विकास के लिए एक सिलेबस तैयार किया बौद्धिक विकलांग बच्चों के लिए। उत्तर हमारा हो जाएगा दिशा अभियान। ये सामने महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस साहब। सातवां करंट अफेयर पूछा गया है, यूरोप के देश स्वीडन और फिनलैंड में रिकॉर्ड तोड़ 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान रहा। यह रिपोर्ट किसने जारी किया? यह रिपोर्ट जारी किया साथियों विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने, WMO ने यह रिपोर्ट जारी किया और बताया। इसने दुनिया का नहीं बताया, स्पेशली इसने बताया कि यूरोप में जो ग्लेशियर के नजदीक, उत्तरी ध्रुव के नजदीक देश हैं, स्कैंडिनेवियन देश है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, उन दो देशों में, स्वीडन और फिनलैंड में 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर है। जहां 15-20 डिग्री सेल्सियस रहता था वहां 30 प्लस हो गया। यह दर्शाता है ग्लोबल वार्मिंग को, जलवायु परिवर्तन को, वैश्विक तपन को दर्शाता है। यह रिपोर्ट विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा जारी किया गया। इसका स्टैटिक जीके देखते हैं हम लोग। इसका फुल फॉर्म होगा साथियों अंग्रेजी में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इस संगठन का गठन हुआ था 23 मार्च 1950 को। एक संधि हुई थी 1947 की संधि से 23 मार्च 1950 को WMO का गठन हुआ। इसका हेडक्वार्टर साथियों स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में है। इसके वर्तमान में प्रमुख अगर पूछ दे तो अब्दुल्ला अब्दुल्ला अल मंडोस है। अब्दुल्ला अल मंडोस, अब्दुल्ला अल मंडोस WMO के महानिदेशक हैं। ये पूछ दे किस देश के हैं तो UAE देश के हैं, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स देश के हैं, जिसकी राजधानी अबू धाबी है, उस देश के महानिदेशक है। 23 मार्च 1950 को WMO की स्थापना हुई। इसी उपलक्ष्य में हर साल 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। 23 मार्च 1931 को सुखदेव राजगुरु भगत सिंह को फांसी की सजा भी हुई थी साथियों। तो 23 मार्च हमारे देश में शहादत दिवस भी मनाया जाता है। उत्तर हमारा हो जाएगा सातवां का ए। कुछ और संगठन दिया है, देखिएगा आपके पेट के सिलेबस में अंतरराष्ट्रीय संगठन है। कुछ संगठन को देखते रहिए। हम लोग करंट अफेयर में आपका संगठन भी कर रहा है, स्टैटिक जीके कर रहा है, आप पढ़ते रहिए साथियों। आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम जबरदस्त कमांड हो रहा है। परीक्षा में बैठेंगे ना तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही दिखेंगे। WHO है ये, WHO, इसका गठन 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा में है जहां इसका है। इसके प्रमुख वर्तमान में साथियों टेड्रोस अधानम घेब्रेयस है जो इथियोपिया देश के हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम महत्वपूर्ण पर्यावरण संगठन है यूनेप। इसका गठन 5 जून 1972 ईस्वी को हुआ था। 5 जून 1972 स्टॉकहोम में। इसी के स्थापना के दिवस पर 5 जून को दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर नैरोबी में है, केनिया की राजधानी नैरोबी में यूनेप का हेडक्वार्टर है। 1972 में स्थापित हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है और इसके वर्तमान में महासचिव पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो गुटरस हैं। आठवां करंट अफेयर पूछा गया है, हाल ही में ICICI बैंक ने न्यूनतम शेष राशि अनिवार्यता में भारी वृद्धि की। निम्न में से कौन सा विकल्प उसके बारे में सही नहीं है? ध्यान से देखिएगा। मेट्रो शहर में 10,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए किया गया, सही है। यानी मेट्रो सिटी के जो ये शाखाएं हैं ICICI बैंक के, वहां पर पहले न्यूनतम सेविंग अकाउंट में 10,000 रुपए रखना रहता था। अब ये 5 गुना वृद्धि कर दी गई है, 50,000 रुपए रखना होगा। अर्ध शहर जो नगर पालिका नगर पंचायत होता है वहां के जो शाखाएं थी उसमें 5,000 से बढ़ा करके 25,000 रुपए कर दिया गया, ये भी सही है। ग्रामीण जो ICICI बैंक की शाखाएं थी वहां 2500 रुपए पहले न्यूनतम बैलेंस रखना अनिवार्य था बचत खाता में। अब इसको बढ़ा करके 5,000 रुपए कर दिया गया, 5,000 रुपए, 10,000 नहीं। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा सी। साथियों कोई भी बैंक है, कोई भी बैंक, तो उसकी 3 प्रकार की शाखा होती है, 3 प्रकार की, याद रखिएगा। एक शाखा मेट्रो सिटी दिल्ली मुंबई कलकत्ता चेन्नई, और एक नगर पालिका नगर पंचायत की शाखा होती है, और एक ग्रामीण शाखा होती है। हर बैंक का होता है, चाहे वो PSU यूनिट का बैंक हो चाहे निजी बैंक हो। 2 तरह के बैंक होते हैं साथियों, PSU यूनिट बैंक मतलब सरकारी बैंक, और एक प्राइवेट बैंक होते हैं निजी बैंक।
अपने देश में सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक कौन सा है? एचडीएफसी बैंक है। सेकेंड सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक यही है, आईसीआईसीआई बैंक। और पीएसयू यूनिट में देखा जाए तो सबसे बड़ा बैंक एसबीआई है। पीएसयू के जितने भी बैंक हैं, हमने करंट अफेयर में पढ़ा है कि पीएसयू के जितने भी बैंक हैं उसने अपना मिनिमम एवरेज बैलेंस जो है बचत खाता में न्यूनतम धनराशि रखना, इसको समाप्त कर दिया, शून्य कर दिया। यानी आप अपने बचत खाते में एक भी पैसा नहीं रखेंगे तो कोई पैसा की कटौती नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर निजी बैंकों में, प्राइवेट बैंकों में 50,000 से कम धनराशि मेट्रो सिटी वाले अकाउंट में आपके है तो आपका मंथली चार्ज कटेगा। यही बात है साथियों। उत्तर देख लीजिएगा एक बार, उत्तर हो जाएगा सी। नौवां और अंतिम करंट अफेयर पूछा गया है, भारत में 1 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर पार करने वाली एनबीएफसी बन गई। उत्तर हो जाएगा के एस एफ ई। के एस एफ ई हमारा उत्तर है साथियों। देखिएगा इसका फुल फॉर्म है केरला केरला स्टेट स्टेट फाइनेंशियल फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस। इसकी पूंजी साथियों पिछले वर्ष में 50,000 करोड़ रुपए थी। इस वर्ष इसका पूरा पूंजी डबल हो गया, दोगुना हो गया, 1 लाख करोड़ रुपए हो गया। ये साथियों टर्नओवर है, इसका अपना कैपिटल नहीं है, इसकी पूंजी नहीं है, टर्नओवर है। मतलब कि इसने अपने बैंक में जमा किया फिर निकाला, कुछ लोग जमा किए हैं फिक्स डिपॉजिट, आरडी, सेविंग अकाउंट, और कुछ लोग को दिया है बैंक ऋण। ये समस्त रुपया मिला करके जो ट्रांजेक्शन टर्नओवर है वो 1 लाख करोड़ रुपए है। एक शब्द आया एनबीएफसी। बैंक में भी दो प्रकार के बैंक होते हैं साथियों, एक बैंक होता है, एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन होता है। एनबीएफसी यही होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक हो गया, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हो गया, एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, उत्कर्ष बैंक हो गया, उज्जवल फाइनेंस के एसएफई। ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है। ये बैंकिंग संस्थान नहीं है, गैर बैंकिंग है, लेकिन बैंकों की तरह यह ऋण देंगी। बैंक की तरह सेविंग अकाउंट इसमें नहीं ओपन होगा, लेकिन बैंकों की तरह यह ऋण देगी, यही अंतर होता है। बैंक क्या है, वहां पर आप अकाउंट खोल सकते हैं, पैसा ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन होता है, इसमें आप अकाउंट नहीं ओपन कर सकते, ऋण ले सकते हैं, फाइनेंस ले सकते हैं। साथियों ये था आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर का क्लास। कैसा लगा हम लोग का प्रयास, फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। जो साथी नए हैं उनका तहे दिल से स्वागत है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।